स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है कैटलिस्ट का, वो है जियोलाइट। इसको कहते हैं शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट कि यानी कि जो कैटलिस्ट क्या होते हैं, शेप सिलेक्टेड का मतलब जो शेप के बेस पे डिसाइड करेंगे कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो उसे कहेंगे शेप, यानी शेप डिसाइड करेगा कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो उसे कहेंगे शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस, यानी कि जो कैटालिटिक प्रोसेस क्या होगी, कैटालिटिक प्रोसेस होती है जो, ये कैटालिटिक प्रोसेस जो डिपेंड करेगी, विच डिपेंड अपॉन द which depend upon the pore size of catalyst। पोर साइज को हम शेप भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो शेप ऑफ कैटलिस्ट है, यानी कैटलिस्ट का पोर साइज कितना है, और दूसरा एंड द साइज ऑफ द साइज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का साइज है और जो कैटलिस्ट के पोर का साइज है, अगर ये दोनों मैच कर गए तो रिएक्शन हो जाएगी, और अदरवाइज वो रिएक्शन नहीं होगी। यानी कि इसके पोर का साइज और जो रिएक्टेंट है इसका साइज डिसाइड करेगा कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। उसको हम कहते हैं शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस। ठीक है, तो द कैटालिटिक प्रोसेस which depends upon the pore size या shape of catalyst and the size of reactants or product. This is called shape selective catalyst। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, देखो शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट का मेन एग्जांपल है जियोलाइट। तो इसमें कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि एक्सप्लेन जियोलाइट, इसके बारे में बताओ आप जियोलाइट को। तो जियोलाइट है क्या चीज, देखो तो जियोलाइट क्या है, शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट है ये, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। इसका जो स्ट्रक्चर होता है हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। जैसे आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, उसी तरीके का होता है। ऐसे बना सकते हैं हम इसको, इस तरीके से होगा। ये इमेजिनरी है, मतलब हम इस तरीके से इसे बना सकते हैं। जिसमें आप शहद निकालते हो देखा होगा, हनीकॉम्ब, उस तरीके का होता है ये। अब इसका जो साइज होगा, पोर का साइज, वो पोर का साइज है जो, अगर उसमें कोई रिएक्टेंट आया, रिएक्टेंट इसमें आ गया और रिएक्शन हो गई, तो रिएक्टेंट अगर इसमें फिट आ गया तो क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगी। और अगर इसका साइज, अगर रिएक्टेंट का साइज बड़ा है, इतना बड़ा साइज है, तो वो इसमें फिट नहीं हो पाएगा, तो वो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। रिएक्शन कौन से रिएक्टेंट के साथ होगी, जिसका साइज और इसके साइज से छोटा होगा। जो पोर ऑफ साइज है, पोर साइज ऑफ कैटलिस्ट है, उसके साइज से जो कैटलिस्ट है इसका साइज बड़ा होना चाहिए, और जो साइज ऑफ रिएक्टेंट है वो छोटा या इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगी। अगर वो इसके अंदर फिट ही नहीं बैठ पाएगा, यानी रिएक्शन होगी नहीं इसके आगे। ठीक है, इसीलिए हम इसे कहते हैं शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, यानी कि शेप डिसाइड करेगा, या पोर का जो साइज होता है कैटलिस्ट का, वो डिसाइड करेगा कि ये रिएक्शन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम इसे कहते हैं जोलाइट। तो ये समझ में आया आपको, जोलाइट। इसकी डिफाइन क्या होगी, देखो ये होता है माइक्रोपोरस। एक तो ये भी हो गया शेप सिलेक्टिव में, एक और है इसका माइक्रोपोरस, यानी इसमें बहुत सारे क्या होंगे, पोर होंगे। तो माइक्रोपोरस एल्यूमिनो सिलिकेट होता है ये, एल्यूमिनो सिलिकेट। इसका जो फ्रेमवर्क बनता है वो बनता है AlOSi। ठीक है, अब ये किससे बना, देखो ये बना है सिलिकॉन से। जनरली सिलिकॉन का अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, SiOSi होता है। तो इसमें क्या होता है, इन विच जो ये सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन को कौन रिप्लेस कर देता है, एल्युमिनियम। सिलिकॉन इज रिप्लेस्ड बाय एल्युमिनियम। तो
कुछ जो सिलिकॉन के एटम होते हैं उससे एल्युमिनियम क्या करता है, रिप्लेस कर देता है और क्या बना देता है, एल्युमिनियो सिलिकेट। पहले क्या था, सिलिकॉन या सिलिकेट टाइप का था जिसमें SiO का एक फ्रेम वर्क बनता है। ये तो इसको क्या करते हैं, वो रिप्लेस कर देते हैं। ये जो Si है, सिलिकॉन है, इसको रिप्लेस करता है कौन, एल्युमिनियो। और एक तरीके का, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है, सेम जैसे मैंने अभी आपको बनाया बनाया था। ठीक है, उसमें सिर्फ क्या होगा, जहां पे सिलिकॉन होगा कुछ सिलिकॉन में एल्युमिनियम आ जाएगा और इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये इसकी डिफाइन है जोलाइट की। तो यहां तक समझ में आ गया आपको। फिर इसके स्ट्रक्चर की वजह से इसका रिएक्शन होता है। हाँ, स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा कि इसका रिएक्शन क्या होना चाहिए। जो किसका स्ट्रक्चर है, हनीकॉम यानी कि जो कैटलिस्ट है उसका स्ट्रक्चर, और जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उसका साइज। अगर उसका साइज बड़ा होगा तो उसमें फिट नहीं आ पाएगा, जिससे क्या होगा, रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो रिएक्शन कब होगी, जब जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का साइज होगा वो छोटा होगा, किसके, पोर के साइज से, कैटलिस्ट के पोर के साइज से, तब जाके रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। इसीलिए हम इसे कहते हैं शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। ठीक है, यस सर। इसमें फिर इसका यूज पूछा जाता है। यूज, इसका यूज होता है जो, वो बहुत ज्यादा यूज होता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री होती है उसमें इसका बहुत ज्यादा रोल होता है। इसमें क्वेश्चन भी पूछता है आपसे कि एक ऐसे कैटलिस्ट का नाम बताओ, एक ऐसे कैटलिस्ट का नाम बताओ जो एल्कोहल को एल्कोहल को गैसोलीन में चेंज करती है, गैसोलीन या पेट्रोल में चेंज कर देती है। तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है GSM5। ये इसकी एक वो है, टाइप्स है, ZSM5, सॉरी ZSM5 है वो, जो क्या करता है, एल्कोहल को गैसोलीन में यानी पेट्रोल में चेंज कर देता है। उस कैटलिस्ट का नाम है ZSM5, जो एल्कोहल को गैसोलीन में चेंज कर देता है। तो इसमें दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। या तो सीधा आपसे पूछ लेगा कि जोलाइट या सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट के बारे में बताओ, तो ये इंफॉर्मेशन आप दे दोगे। दूसरा क्वेश्चन यही आता है कि जो जोलाइट होता है, जो कौन सा एक ऐसा कैटलिस्ट होता है जो अल्कोहल को गैसोलीन में चेंज करता है, तो उसका नाम है ZSM5। बस इसमें दो क्वेश्चन है जो वो बहुत ज्यादा रिपीटेडली पूछे हुए हैं। इतना ही आपको याद करना है इसमें। तो इसमें कोई डाउट, जोलाइट का। अब हम क्या करेंगे, आज लगभग ये फिनिश हो जाएगा, कल से हम इसके क्वेश्चन आंसर फोकस करेंगे पूरे। तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगा और इस क्वेश्चन आंसर को हमने सॉल्व करना है। अब इसका लास्ट पोर्शन आता है एंजाइम का। एंजाइम, एंजाइम किसे कहते हैं, तो एंजाइम क्या होता है, देखो जितने भी हमारी बॉडी में या प्लांट में, हमारी बॉडी हो या प्लांट हो, यहाँ पे जितने भी कैटलिस्ट होते हैं प्लांट, उस कैटलिस्ट को हम यहाँ पे कैटलिस्ट नाम नहीं देते हैं, हम उसे कहते हैं एंजाइम। यानी कि जितने भी ह्यूमन बॉडी में या प्लांट में जो भी कैटलिस्ट है, तो ये कैटलिस्ट ही, इसे एंजाइम कैटलिस्ट भी कह सकते हैं हम। तो है, ये कैटलिस्ट है, लेकिन इसको स्पेसिफाई कर दिया कि जो किसी भी ह्यूमन बॉडी में या प्लांट में जो भी कैटलिस्ट का काम करेगा, तो उसे हम कैटलिस्ट नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, एंजाइम बोलेंगे। तो ये भी वही काम करते हैं जो कैटलिस्ट करते हैं, लेकिन इनका क्या है, फील्ड कहाँ है, केवल या तो ह्यूमन में, ह्यूमन बॉडी में, और या फिर प्लांट में, तो इनका फील्ड वर्क अलग है। और बाकी और कहीं भी हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे कैटलिस्ट। लेकिन अगर ह्यूमन बॉडी में या प्लांट में क्या हो रहा है, ये रिएक्शन होगी, तो इसे हम कहेंगे एंजाइम। ठीक है, तो एंजाइम की खास बात क्या होती है कि जो रिएक्शन, जो बाहर लगभग 30 इयर्स जिस रिएक्शन को हो जाएंगे, इतना टाइम लगेगा जिस रिएक्शन को होने में, वही ह्यूमन बॉडी में विद इन सेकेंड या मिनट में वो रिएक्शन हो जाती है, सेकेंड या मिनट में वो रिएक्शन हो जाती है। इतनी फास्ट स्पीड है किसकी, एंजाइम की। ठीक है, तो एंजाइम को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक इसमें इसकी जो डिफाइन है वो होती है कॉम्प्लेक्स
नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड, complex nitrogenous organic compound which are produced by which are produced by produced by living plants and animals। जो भी प्लांट्स होंगे या लिविंग एनिमल्स यानी लिविंग थिंग्स होंगे, वो जो चीजें प्रोड्यूस कर रही हैं, जिनका काम क्या मैंने आपको बताया अभी, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना, ये नाइट्रोजिनस होती है। नाइट्रोजिनस का मतलब होता है जनरली ये क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। आपको पता है प्रोटीन में अमाइनो एसिड होता है और अमाइनो एसिड में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो ये जो होते हैं ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ध्यान रखना। जो ये एंजाइम होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं। और प्रोटीन में क्या होता है, अमाइनो एसिड होता है। अमाइनो एसिड आप आगे पढ़ोगे, अमाइनो एसिड में क्या होता है, एमाइन ग्रुप होता है। एमाइन का मतलब NH2 ग्रुप होता है, तो इसीलिए इसे नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल देते हैं। तो कॉम्प्लेक्स nitrogenous organic compound which are produced by living plant and animals is called enzyme। तो ये एंजाइम की डिफाइन हो गई है, ठीक है। तो इसके साथ साथ क्या है, ये प्रोटीन के बने होते हैं, जितने भी एंजाइम है वो सारे के सारे प्रोटीन के बने होंगे। दूसरी चीज क्या है कि जैसे ही एंजाइम में क्या करोगे, ये कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, जैसे ही आप इसे वाटर में डालोगे एंजाइम को, तो एंजाइम क्या करेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन को बना देते हैं, यानी एंजाइम कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाते हैं। इसीलिए हम इसमें पढ़ते हैं इसे कोलाइडल सॉल्यूशन में भी, कि कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे अगर आप उसे किस में डिसॉल्व कर दो, वाटर में डिसॉल्व करेंगे। तो जैसे हम इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ये क्या करेंगे, एंजाइम का काम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और इसको हम एक चीज और कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बायोकेमिकल कैटलिस्ट। क्योंकि बायो का मतलब हो गया लिविंग थिंग्स, जैसे आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो बायोलॉजी का मतलब जिसमें लिविंग थिंग्स होते हैं, प्लांट और एनिमल्स होते हैं। तो बायो का मतलब बायो, केमिकल का मतलब केमिकल रिएक्शन करती है, तो इसे बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं। कैटलिस्ट का मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, तो इसको बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस करेगा उस फिनोमिना को हम कहते हैं, उस फिनोमिना को हम कहेंगे बायोकेमिकल कैटालाइसिस। बायोकेमिकल कैटालाइसिस। तो बायोकेमिकल कैटालाइसिस हो गया फिनोमिना, इसे कहेंगे हम बायोकेमिकल कैटलिस्ट। एंजाइम जो होते हैं जैसे इसे वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन बना देंगे। जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के मिलके बनते हैं, और प्रोटीन की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे कहते हैं अमाइनो एसिड। और प्रोटीन एंजाइम है जो, इसकी डिफाइन है कि कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। नाइट्रोजिनस क्यों, क्योंकि अमाइनो से आ गया नाइट्रोजिनस, जो कि लिविंग और लिविंग प्लांट या एनिमल से प्रोड्यूस होते हैं। तो ये आपको हो गया प्रोटीन के बारे में, सॉरी एंजाइम के बारे में। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। इसमें क्या खास बात है कि हर एक पर्टिकुलर रिएक्शन करने के लिए क्या होगा, एक पर्टिकुलर एंजाइम की जरूरत है। एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम की जरूरत होती है। तो इसमें इन्वर्जन ऑफ शुगर, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ शुगर या केन शुगर, इसका इन्वर्जन करना है। तो इन्वर्जन करने का फॉर्मूला क्या होता है शुगर का, देखो शुगर का होता है C12H22O11। ये केन शुगर का या सुक्रोज का एक फॉर्मूला होता है, केन शुगर या सुक्रोज, ठीक है। अब इसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, यानी इसमें वाटर ऐड कर देंगे। वाटर को ऐड करने के बाद यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है, देखो इन्वर्जन का मतलब होता है अपोजिट होना, तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम होता है इन्वर्टेज। इस एंजाइम का नाम है इन्वर्टेज, क्योंकि ये प्रोसेस कौन सी, इन्वर्जन। तो इन्वर्जन की वजह से इसका नाम रख दिया इन्वर्टेज। और केन शुगर को जैसे ही इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे आप लोग, तो ये बनता है ग्लूकोज एंड सुक्रोज। ग्लूकोज बनेगा, एक ग्लूकोज है फॉर्मूला सेम रहता है, और दूसरा क्या बनेगा, फ्रक्टोज C6H12O6 फ्रक्टोज। तो दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन क्या होता है, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है।
तो ये पहला एग्जाम्पल है। तो इसमें इन्वर्टेज एंजाइम का यूज होता है जो पर्टिकुलर है, यानी वो इसी रिएक्शन में काम करेगा, बस बाकी में नहीं करेगा काम। तो इसीलिए इसे कहते हैं हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, यानी हर एक के साथ इसकी रिएक्शन नहीं हो सकती। तो ये पहला एग्जाम्पल है इन्वर्जन ऑफ शुगर का, जिसमें केन शुगर या सुक्रोज कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस करोगे यानी वाटर ऐड करेंगे इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये बनेगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इसके बाद इसका सेकंड एग्जाम्पल है कि अगर आपने क्या किया है, ग्लूकोज से एल्कोहल बनाएंगे तो क्या होगा, इथाइल एल्कोहल, ग्लूकोज टू ग्लूकोज टू इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, ग्लूकोज टू इथाइल एल्कोहल। तो इसमें एक एंजाइम यूज होता है, उसे कहते हैं जाइमेज, जाइमेज एंजाइम यूज होता है किसमें, ग्लूकोज में, C6H12O6 ग्लूकोज है, लिक्विड फॉर्म में होगा। जैसे इसको जाइमेज के प्रेजेंस में लाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाता है, एल्कोहल में। ठीक है, एल्कोहल में चेंज हो जाएगा और CO2 गैस यहाँ से रिलीज होती है। तो इसमें जो एंजाइम यूज होता है उसे कहते हैं जाइमेज एंजाइम, ये एंजाइम है जाइमेज। तो जाइमेज की प्रेजेंस में जो ग्लूकोज होता है वो इथाइल अल्कोहल में चेंज हो जाता है। तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन है, अगर और कोई भी चीज में यूज करेंगे तो नहीं यूज होगा। तो इसीलिए जो स्पेसिफिसिटी होती है, यानी ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, एक पर्टिकुलर रिएक्शन करने के लिए एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट की जरूरत होती है या एंजाइम की जरूरत होती है। तो ये दूसरा एग्जांपल है, ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल में चेंज करेंगे तो ध्यान रखना है जाइमेज एंजाइम यहाँ पे क्या होगा, यूज होगा। तीसरा एग्जांपल इसमें है यूरिया। यूरिया का अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करता हूँ या डिकम्पोजिशन करता हूँ और मुझे क्या मिलेगा, अमोनिया, अमोनिया बन जाएगा और CO2 गैस बन जाएगी। तो देखो इसी के नाम से याद रखना आपने, यूरिया होता है NH2CONS2। ठीक है, इसका अपने हाइड्रोलाइसिस किया, डिकम्पोजिशन किया, तो इसमें जो एंजाइम यूज होता है उसे कहते हैं यूरियज। यूरिया से बना है यूरियज, मतलब जो एंजाइम का नाम रखा है वो उसी के नाम से रख दिया जिसपे वो काम करता है जनरली, ताकि याद रहेगा वो यूरिया है तो यूरिया पे कौन काम करेगा, यूरियस के नाम से एज लगा देते उसके पीछे से। ठीक है, और ये इसको डिकम्पोज कर देगा किसमें, अमोनिया में और CO2 गैस में। तो अमोनिया और CO2 गैस में क्या करता है, इसे कन्वर्ट कर देता है कौन, यूरेस एंजाइम। तो यूरेज एंजाइम का काम क्या है, अमोनिया को यूरिया में या CO2 में चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये इसका तीसरा एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल ऑफ यूरिया इज एंजाइम का। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक और एग्जाम्पल बता देता हूं मैं आपको, लास्ट एग्जाम्पल है, स्टार्च से हम माल्टोस बनाएंगे, स्टार्च। ये सब आप लोग पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल्स में, जो हमारे पास चैप्टर है 15 चैप्टर है हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स, उसमें ये सारे कंपाउंड जो मैं अभी कह रहा हूँ आपको, ये सब क्या होंगे, फिर दोबारा आएंगे, ये स्टार्च, बायोमोलिक्यूल्स, एंजाइम वगैरह, ये दोबारा रिपीट होते हैं वहां पे भी। तो उस चैप्टर में भी है ये और यहाँ पे भी है, यानी ये दो जगह पे आपके पास आएगा। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे अच्छा पढ़ लोगे तो आपको वहां पे रिपीटिशन करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे भी यही चीज आप पढ़ोगे दोबारा। तो ये आपका C6H10O5, ये स्टार्च है, इसके नीचे आप N लगा दोगे तो ये स्टार्च का फॉर्मूला। स्टार्च होता है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च। इसका फिर आपने क्या किया, हाइड्रोलाइसिस करोगे। हाइड्रोलाइसिस करने से क्या होगा, अगर आपने देखो माल्टोस बनाएंगे तो उससे नाम ध्यान रखना, इसके लिए माल्टेस एंजाइम यूज होता है, और माल्टेस होता है C12H22O11, इसके N मॉलिक्यूल्स यहाँ पे। तो ये माल्टेस, माल्टोस हो गया, और उसके लिए जो एंजाइम है उसका नाम रख दिया उन्होंने माल्टेज, तो उसी के नाम से रखा हुआ है। जैसे माल्टोस के लिए कौन होगा, माल्टेज बनाएगा। इन्वर्जन कौन करेगा, इन्वर्टेज। तो उन्हीं के नाम से यूरिया के लिए कौन है, यूरियज है। तो जो चीज पे वर्क कर रहा है उसी के नाम से क्या रख दिया है, एंजाइम का नाम रख दिया। ठीक है, जिससे आपको याद करने में इजी हो जाए। तो ये बताओ यहां तक समझ में आया आपको, एंजाइम किसे कहते हैं, पहली चीज एंजाइम का इंट्रोडक्शन क्या हुआ, एंजाइम के एग्जाम्पल क्या हुए, यहां तक समझ में आ गया, एनी डाउट।
ये लर्निंग पोर्शन है क्योंकि ये आपको याद करना पड़ेगा। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। इसकी क्या क्या खास बात है, ये पूरा रिपीट हो जाएगा क्योंकि अभी मैं आपको सारे क्वेश्चन दूंगा, तो क्वेश्चन में हर एक चीज आ जाएगी आपके पास। तो आपको ध्यान रखना है कि किसके लिए क्या चीज बोली हुई है। एंजाइम में सबसे पहले आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी मतलब कि जो एंजाइम है उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो रिएक्शन आप बाहर करोगे अगर, तो ये बाहर आपको 30 साल लग जाएंगे, 40 साल लग जाएंगे, 10 साल लग जाएंगे। और वही रिएक्शन आप अगर बॉडी के अंदर हो रही है एंजाइम के प्रेजेंस में, तो विद इन सेकेंड हो रही है, विद इन मिनट्स या सेकेंड में रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंजाइम होते हैं जो, इसकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है, यानी हाईली एफिशिएंट होते हैं। हाईली एफिशिएंट कैटलिस्ट होते हैं, इनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है और ये किसी भी रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं 10 की पावर 8 से 10 की पावर 20 टाइम्स तक। 10 की पावर 8 से 10 की पावर 20 टाइम्स तक किसी भी रिएक्शन के रेट को क्या कर सकते हैं, ये इंक्रीज कर सकते हैं, इतने टाइम्स बढ़ा सकते हैं, सोचो। इसीलिए देखो 30 साल को विद इन सेकेंड में कैसे कर रहे हैं। अगर 10 की पावर 20 टाइम्स बढ़ा दिया तो सोचो वो कितनी जल्दी वो रिएक्शन हो जाएगी। तो इसीलिए जो एफिशिएंसी होती है एंजाइम की वो बहुत ज़्यादा होती है। तो एंजाइम की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाईली एफिशिएंट होते हैं और ये किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं 10 की पावर 8 से 10 की पावर 20 टाइम्स तक। तो पहला पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट मैंने अभी आपको बताया था स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि एंजाइम कैसे होते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं। हाईली स्पेसिफिक यानी कि हर एक एंजाइम, ईच एंजाइम catalyzes, each enzyme catalyzes only one chemical reaction। जनरली आपने देखा होगा कि एक एंजाइम क्या है, एक ही केमिकल रिएक्शन को जनरली कैटेलाइज करता है, बाकी और किसी के काम नहीं आता हो। लेकिन एक एंजाइम होगा तो वो एक ही केमिकल रिएक्शन को कर पाएगा बस। तो इसीलिए हम इसे कहेंगे ये हाईली स्पेसिफिक है, ये पर्टिकुलर के लिए पर्टिकुलर होगा। इसके लिए एक मॉडल आया था लॉक एंड की मॉडल। तो लॉक एंड की मॉडल का मतलब ये हुआ, एक मिनट, हाँ बस 1 सेकेंड। इसके बाद है, तो सेकंड पॉइंट था हाईली स्पेसिफिक, यानी कि जो हर एक एंजाइम होगा वो एक ही केमिकल रिएक्शन को करेगा बस, तो उसे कहेंगे हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। तो इसकी स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तीसरा पॉइंट है इसमें, जो मैंने आपको कैटलिस्ट में भी बताया था, वही पॉइंट है तीसरा, कि ये स्मॉल क्वांटिटी में यूज होगा। स्मॉल क्वांटिटी, इसकी ज़्यादा क्वांटिटी डालने की ज़रूरत नहीं है, केवल ये स्मॉल क्वांटिटी आप इसको यूज़ करोगे तो ये उसी में एफिशिएंट है। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में क्या है, ये अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। ध्यान रखना एक चीज़ का, थोड़ा सा अमाउंट भी डालोगे ये दोबारा अपने आप को क्या करेगा, रीजनरेट कर सकता है। तो इसकी कैपेसिटी होती है कि ये अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। तो इसीलिए जो एंजाइम होती है उसकी स्मॉल क्वांटिटी ही क्या होती है, नीडेड होती है। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी की जरूरत होती है इसमें और ये अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है इसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर आपने अभी तक सुना नहीं होगा नाम, मैक्सिमम टेम्परेचर सुना होगा, मिनिमम सुना होगा, लेकिन ऑप्टिमम क्या होता है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें कोई भी एंजाइम, जो एंजाइम होता है वो हाईली इफेक्टिव होता है। यानी सबसे बढ़िया जो ज़्यादा इफेक्टिव होगा वो जिस टेम्परेचर में होगा
वो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर हो गया। ठीक है, एंजाइम जिस टेम्परेचर में हाईली वर्क कर सकता है, वो हाईली इफेक्टिव होगा, तो उस टेम्परेचर को हम कहेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर। और जनरली ये देखा गया है कि 37 डिग्री सेल्सियस में जो कोई भी एंजाइम होता है वो सबसे अच्छा वर्क करता है। जैसे हम कहते हैं कि कौन सा टेम्परेचर है जिसमें आप अपना सबसे अच्छा वर्क करोगे, तो वो आपका अपना टेम्परेचर हो गया, तो उसे कहेंगे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ऑप्टिमम का मतलब जिसमें एंजाइम हाईली इफेक्टिव वर्क करता है, तो उसे कहेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ये फोर्थ हो गया। अब आता है फिफ्थ पॉइंट, ऑप्टिमम पीएच। पीएच वैल्यू आपने सुना होगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो जिस पीएच पे एंजाइम है जो वो हाईली इफेक्टिव होता है, वही सेम है, बस पीएच हो जाएगा यहाँ पे। जिसमें कोई भी एंजाइम हाईली इफेक्टिव होता है, जिसमें सबसे अच्छा वर्क करता है, यानी उसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी, तो उस पीएच को हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। और ये देखा गया है कि जो पीएच 7.4 के आसपास होगा, तो उसमें एंजाइम सबसे ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा। यानी ऑप्टिमम पीएच क्या है? 7.4। लेकिन ये हर एक एंजाइम के लिए क्या होगा? अलग अलग होगा। लेकिन ये ऑन एन एवरेज निकाला हुआ है कि इतने में लगभग सब अच्छा वर्क करेंगे। जैसे हम कहेंगे ह्यूमन के लिए, तो ह्यूमन है 25 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर में अच्छा वर्क करेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सब 25 में अच्छा वर्क करेंगे। हो सकता है कोई ठंडे में अच्छा लगता हो, किसी को 15 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा अच्छा लगता हो, किसी को 35 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा अच्छा लगता होगा। यानी कि हर एक पर्सन के लिए अलग अलग टेम्परेचर यूज हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज हम ये कहते हैं कि रूम टेम्परेचर में हर एक जो पर्सन होगा वो इफेक्टिवली वर्क करता है। तो ऐसे उस पीएच को हम कहेंगे ऑप्टिमम पीएच। तो ऑप्टिमम का मतलब होता है कि जिस पीएच में कोई भी एंजाइम सबसे हाईली एक्टिव होता है, हाईली इफेक्टिव होता है, सबसे अच्छा वर्क करता है, उस पीएच को हम कहेंगे ऑप्टिमम पीएच। और जनरली ये पीएच है 7.4। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट चीज, एक्टिवेटर। एक्टिवेटर या इसे कहते हैं को एंजाइम। एंजाइम तो आपने सुना है, लेकिन को एंजाइम क्या होता है? तो को एंजाइम होता है नॉन प्रोटीनस पार्ट, यानी प्रोटीन नहीं होता ये, लेकिन ये क्या करता है? एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करेगा? इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। एक तो एंजाइम इतना इफेक्टिव है, ये आएगा तो ये एंजाइम की इफेक्टिविटी को और ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। तो इसीलिए इसे कहते हैं को एंजाइम या एक्टिवेटर। तो इसमें क्या होता है? इसका एग्जाम्पल है जैसे मेटल, सोडियम हो गया, Mn+ हो गया। जनरली जो भी कोई मेटल होंगे वो इसमें, जैसे एंजाइम में आपने इसको मिक्स कर दिया, तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं को एंजाइम। ये हो गए को एंजाइम। और इसके आने से जो एंजाइम होगा उसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इस पार्ट को हम, इस चीज को हम क्या कहते हैं? को एंजाइम या एक्टिवेटर। एक्टिवेटर का मतलब जो एंजाइम होता है उसकी एक्टिविटी को इन्होंने बढ़ा दिया, इसीलिए हो गया एक्टिवेटर। और ये कौन से होते हैं? जनरली मेटल वाले पार्ट, सोडियम, मैग्नीशियम, Mn+, CO+, कोई भी मेटल अगर वो एंजाइम के साथ मिक्सअप होता है तो वो इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा। तो इसीलिए हम उसे कहते हैं एक्टिवेटर। एक्टिवेटर मतलब उसकी एक्टिवनेस को, इफेक्टिवनेस को, एक्टिविटी को इंक्रीज करना। और ये को एंजाइम क्यों है? क्योंकि एंजाइम के पार्ट है ये, तो इसीलिए इसे कहते हैं को एंजाइम। ठीक है। अब इसके बाद आता है इनहिबिटर। इनहिबिटर या पॉइजन, ये पहले भी पढ़ा था हमने। इनहिबिटर का मतलब होता है जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करता है? डिक्रीज कर देता है। जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा तो उसे हम कहते हैं इनहिबिटर।
या जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर डिक्रीज करेगा इनहिबिटर, और एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देगा तो उसे कहेंगे पॉइजन। पॉइजन का मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया, स्टॉप कर दिया, रिएक्शन को रोक दिया आपने। तो अगर एक्टिविटी को स्टॉप कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया जनरली, तो हम कहते हैं उसे पॉइजन। और अगर एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज किया है तो हम कहेंगे उससे इनहिबिटर। तो इस तरीके से ये कैरेक्टरिस्टिक्स है एंजाइम के। इसमें है, चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करके बताओ कि इसमें से किसी में कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको एक्सप्लेन करना हो। ओके, ये सब लर्निंग पोर्शन है, लेकिन अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे कल परसों 2-3 डेज। उससे क्या होगा, आपको ये अंदाजा होगा कि हमें कितना अभी और इफेक्ट करना है इसमें। हाँ, एग्जाम्पल्स मैं आगे अभी बताऊंगा आपको पॉइजन के है, और ये क्या कहते हैं, ये एग्जाम्पल में क्या है कि ड्रग्स वगैरह में एग्जाम्पल आ जाते हैं। ये क्या करते हैं कि जैसे आपको कोई चीज हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, जैसे हमने कुछ चीज ली, वो किसी एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, वो किसी प्रोसेस को कम कर देगा, जिससे क्या होता है कई बार कोई डिजीज या कोई चीज कम हो जाती है। तो मैं उसको आगे आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। इनहिबिटर का और पॉइजन के एग्जाम्पल्स हैं जो। इसके अलावा और कोई पॉइंट? ये जो ड्रग्स होता है, जो बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, उसमें जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ये इनहिबिटर्स या पॉइजन्स को डालते हैं। जो किसी चीज को स्टिमुलेट कर रहे हैं वो उसको कम कर देगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनहिबिटर का यूज करते हैं दवाइयों के लिए। तो जितने भी ड्रग्स हैं मैक्सिमम, वो अभी आगे ये ड्रग्स के एक्शन वगैरह बताए जाएंगे, उसमें ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसमें एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा मैं आपको। और यही आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में भी है, तो वहां पे हम पूरा डिटेल से ही पढ़ते हैं इसे। तो ये समझ में आ गया आपको? तो ये हो गया आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। अब इसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस। मैकेनिज्म क्या होती है इसकी? मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस। तो मैकेनिज्म में क्या हुआ, देखो इसके 3 स्टेप में इसकी मैकेनिज्म की हुई है। इसका जो है 3 स्टेप में मैकेनिज्म किया है 2 साइंटिस्टों ने मिलके, मैकेलिस एंड मेंटन है, इन्होंने दिया था। देखो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट क्या है इसमें, वो कहता है कि जब भी एंजाइम का वर्क क्या होता है, कि पहले स्टेप में क्या होगा, जो एंजाइम होता है वो किससे कंबाइंड हो जाता है, बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट से क्या होगा, ये कंबाइंड हो जाएगा। सबस्ट्रेट मतलब कोई कंपाउंड, जैसे हमारी बॉडी में कई चीजें होती है, ये एंजाइम उसके साथ पहले कंबाइंड हो जाएगा, ठीक है, टू फॉर्म एन टू फॉर्म एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना देता है। सबसे पहले एंजाइम, जैसे मैंने कहा ई है, सबस्ट्रेट यानी कोई भी बॉडी का पार्ट हो गया, कोई चीज हो गई, उसे हम सबस्ट्रेट बोल देते हैं। ये हो गया सबस्ट्रेट। एंजाइम उस पर अटैक करेगा पहले, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। पहले को हमने K1 कह दिया, रेट कांस्टेंट, दूसरे को K इनवर्स कह सकते हैं। तो ये एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट के साथ मिल जाएगा और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना देता है, या इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो पहला स्टेप ये हो गया कि इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना देगा या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना देता है, ये स्टेप फर्स्ट है। तो एंजाइम पहले क्या करेगा, सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा और एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप सेकंड में क्या होगा कि जो ये रिएक्टेंट था ये किस में चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट में,
यानी एंजाइम रिएक्टेंट को क्या करेगा, प्रोडक्ट बना देगा। तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब जैसे ES था ये, तो एंजाइम क्यों मिला सबस्ट्रेट के साथ, तो वो इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, प्रोडक्ट में। तो अब इसने प्रोडक्ट बना दिया। तो एंजाइम का काम ही यही है कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, और रेट ऑफ रिएक्शन के बढ़ने से क्या होगा, जो सबस्ट्रेट है वो चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट में। तो ये स्टेप सेकंड हो गया। अब स्टेप थर्ड क्या होगा, अब डिकम्पोजिशन हो जाएगा, अब ये टूट जाएंगे। तो थर्ड स्टेप में क्या हुआ, डिकम्पोजिशन ऑफ ये EP जो ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ये टूट जाएगा इनटू प्रोडक्ट एंड एंजाइम। इन दोनों में अलग अलग, यानी दोनों के दोनों क्या होंगे, ये अलग हो जाएंगे। तो एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग हो गए, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स बना था अब ये टूट जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, एंजाइम अलग हो जाएगा। फिर एंजाइम क्या होगा, दोबारा सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा, फिर उसके साथ फिर प्रोडक्ट बनाएगा, फिर टूट जाएगा, फिर प्रोडक्ट अलग हो जाएगा और एंजाइम अलग हो जाएगा। एंजाइम अलग हो गया और प्रोडक्ट अलग हो गया। तो इसके 3 मैकेनिज्म सजेस्ट की हुई है। पहली देखो, ये पहली स्टेप में क्या था, फिर से एक बार बताता हूं आपको। पहले स्टेप में क्या था, एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट के साथ कंबाइंड होगा और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, यानी कि ये स्टेज में ये वापस भी टूट सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बन गया तो टूटेगा नहीं, ये बन के ये वापस भी टूट सकते हैं और ये आगे भी बढ़ सकता है। तो फर्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना दिया। कौन सा, एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं इसे, एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इंटरमीडिएट बना हुआ है, ये इंटरमीडिएट है। अब क्या होगा कि ये रिएक्शन वापस भी हो सकती है, तो इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो K1 कह रहे हैं, तो इसे K इनवर्स कह लो या K-1 कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ कि इस एंजाइम ने इस सबस्ट्रेट को किस में चेंज कर दिया, प्रोडक्ट में चेंज कर दिया। स्टेप थर्ड में क्या हुआ कि अब ये दोनों फिर क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो ये स्टेप होती है किसकी, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम या एंजाइमिक कैटालाइसिस की। तो एंजाइम कैसे वर्क करता है, तो एंजाइम सबसे पहले क्या होगा, सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा और ये प्रोडक्ट वो बना देगा, इंटरमीडिएट बना देगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में चेंज होगा और ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये टाइम ऑफ होने वाला है, आप रिज्वाइन करो सेम आईडी पे।